तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द मोस्ट अवेटेड मूवी धुरंधर 2 को। मैंने इसका पहला भाग एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपने धुरंधर 1 नहीं देखी है तो मेरा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसमें हमें काफी कुछ देखने मिला। अगर पार्ट 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो एक सीरीज बन सकती है। और इतनी बातें, इतना सस्पेंस है कि मूवी आपको पूरी तरह एंगेज करके रखती है। मूवी के बारे में जितनी भी टिप्पणियां हैं वो सभी सच हैं। मूवी अच्छी भी है, मूवी में प्रोपेगेंडा भी है, मूवी बड़ी होने पर बोर भी करती है और दिल पर सीधा हिट भी करती है और आपको ये भी एहसास कराती है कि कुछ अच्छा, कुछ नया देखने मिला है। मैं जो भी कहूंगा साफ साफ कहूंगा जो मुझे फील हुआ। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना समझ पाते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। अब आने वाले समय में जो भी स्पाई मूवी बनाएगा, जनता उस मूवी को इस मूवी से कंपेयर जरूर करेगी। अब तक सेम टेम्पलेट में स्पाई मूवीज बनती आ रही थी कि एक जासूस है जो मिशन पर जाता है और वो जासूसी करने के अलावा वो सब कुछ करता है जो शायद ही जासूस करता होगा। तो इस मूवी के आने के बाद अब ऐसी फिल्मों की कहानी में बदलाव देखने को मिलने वाला है। अगर दोनों पार्ट को कंपेयर किया जाए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पार्ट 1 ज्यादा बेहतर था। अक्सर मूवी या सीरीज के बिल्डअप में मूवी बोरिंग लगती है, पर इस फिल्म में ऐसा हुआ कि जब मूवी में सब कुछ इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब ज्यादा मजा आया। ऐसा नहीं कि पार्ट 2 अच्छा नहीं है, अच्छा है, मगर पार्ट 1 जितना इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय खन्ना का जो जलवा था पार्ट 1 में वो इसमें नहीं था, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन की काफी टाइम ऑरा फार्मिंग में लगा दिया गया। स्लो मोशन का यूज काफी किया गया है इस फिल्म में। बार बार रणवीर सिंह की एंट्री कराई गई जो कि रिपीटेटिव फील होती है। जैसा भौकाल रहमान का बना था उस तरह का भौकाल इस पार्ट में विलन मेजर इकबाल नहीं बना पाए। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ म्यूजिक सीन्स के साथ मैच नहीं हुए। हाँ, लास्ट में जो गाना है फिर से नाम का, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है, वो काफी फिट बैठ रहा था सीन के साथ। ऐसे जितने भी गाने आप सुनोगे तो सब अच्छे ही हैं, मगर सीन्स के हिसाब से कुछ गाने फिट नहीं बैठे। आधे से ज्यादा मूवी की ऐसी तैसी सेंसर बोर्ड वालों ने की है। इतने सारे कट्स लगवा दिए मूवी में कि शायद इसलिए एडिटिंग भी थोड़ी सी गड़बड़ फील होती है। मूवी में भर भर के गालियां हैं। गालियां साइलेंट कराई गई, लेकिन ऐसे कराई गई हैं कि साफ समझ आता है कि कौन सी गाली दी जा रही है। तो कोई सेंस ही नहीं बना इस चीज का, बल्कि ऑडियंस का देखने का एक्सपीरियंस खराब हुआ ऐसा करके। एक्शन सीक्वेंसेस काफी सही देखने मिलते हैं। रणवीर सिंह जब भी फाइट मोड में आते हैं ऐसा फील होता है कि वो सच में सामने वाले को मार रहे हैं, मतलब रियल फील होती है फाइट्स। खासकर जो शुरुआत में जसकीरत को घर में घुस के सबको मारते हुए दिखाया है वो काफी तगड़ा सीन है। मुझे ऐसा फील हुआ कि जसकीरत पर कम फोकस किया गया, उसकी लाइफ के बारे में नहीं बताया गया उतना। अगर जसकीरत की कहानी को और टाइम दिया जाता तो अच्छा रहता। दिखाना चाहिए था कि उसकी फैमिली के साथ कैसा बॉन्ड था। जो लास्ट में सीन दिखाया गया वो और इम्पैक्टफुल होता। कमाल की बात यह है कि जसकीरत और हमजा के बीच आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। मतलब फील होता है कि जसकीरत जब हमजा बना तो उसने वाकई में जसकीरत को अंदर ही अपने मार दिया। जिससे रणवीर सिंह की एक्टिंग स्किल्स काफी साफ नजर आती हैं कि वो कितने शानदार कलाकार हैं। शाहरुख खान ने कहा था कि वो लास्ट ऑफ द स्टार्स हैं। लगता था कि हाँ सही है, पर अब लगता है कि वो गलत साबित हो जाएंगे। करंट टाइम पे रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों ही कमाल काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों बहुत बड़े स्टार्स माने जाएंगे अगर ऐसे ही अपना काम करते रहे तो। रणवीर को कोई और स्टार बनने से रोक सकता है तो वो खुद हैं रणवीर सिंह ही। एक्टिंग वो भले कमाल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा पगला गए हैं। मतलब जो जोश में वो होश खो बैठते हैं। कई बार ऐसा उन्होंने किया है। जब ये मूवी आ रही थी तो शायद उन्हें हिदायत दी गई होगी कि ज्यादा पब्लिक में ना आए, नहीं तो फिर से कोई हरकत कर देते और इस मूवी पर इफेक्ट पड़ सकता था। इसलिए वो ये पार्ट रिलीज होने से पहले नहीं दिखे जाता। अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल विलन वाली छाप नहीं छोड़ पाया। जब उसकी बैक स्टोरी बताना शुरू की गई तो पता चला कि जो दुनिया भर में शेर बना फिरता है वो घर जाके गाली खाता है रोज। तो इसके बाद से हमारे सामने भी उसकी वैल्यू खत्म हो गई। उसने जब अपने पिता को मारा तो भी फील नहीं हुआ कि अरे बाप रे कितना खतरनाक आदमी है, नॉर्मल ही फील हुआ। फिर बाल काट कर नया लुक लेने का भी कोई सेंस समझ नहीं आया, क्योंकि थोड़ी देर फाइट हुई फिर उसके बाद वो भागता नजर आ रहा था जैसे उसने कोई चोरी वोरी की हो, चैन स्नैचिंग की हो। यलेना का बस एक ही जगह काम था तब जब उसे सच्चाई पता चली। एक्चुअली में ये मूवी ऐसी है जहाँ सिर्फ मर्दों का बोलबाला है, तो फीमेल कैरेक्टर्स के पास ज्यादा कुछ करने को था ही नहीं। रहमान की पत्नी को भी बस एक बार दिखाया गया जब उसका जनाजा निकल रहा था, उसके बाद वो कहीं भी नहीं दिखी। फिल्म के एंड में थोड़ा फील हुआ कि हमजा को सुपरमैन बना दिया। इकबाल ने उसे चाकू से मारा, बम धमाका भी
हुआ, लगातार मार खाता रहा, कंटेनर के ऊपर से गिरा, हुक्स गाड़ दिए उसके पीठ पे, जंजीर से गला भी घोटा उसका इकबाल ने। इतने में तो कोई भी इंसान होता तो वो मर ही जाता। फिर उसके बाद उसे पुलिस ले गई। अब उसका इलाज तो कराया नहीं होगा, ऐसे ही जख्मी हालत में उसे लटकाया और मारना शुरू कर दिया होगा। अगर उसे जिंदा दिखाना ही है तो इतनी मार दिखाओ ही मत कि लगने लगे कि अमर हो गया एकदम किरदार। ऐसी चीजें फिर मूवी को ग्राउंडेड नहीं रखती, मांस मसाला वाली फिल्म वाली फील देने लगती है फिल्म। अब बात करते हैं प्रोपेगेंडा पे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि किसी आइडिया, सोच या व्यक्ति के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए जानकारी को एक तरह से बताना। जो ये कह रहे हैं कि पूरी मूवी ही प्रोपेगेंडा है, उसको देखना ही नहीं चाहिए। इन लोगों से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उनकी भी बुद्धि घुटने में है, क्योंकि बिना देखे प्रोपेगेंडा बोल देना किसी मूवी को, ये भी गलत ही है। मूवी में दिखाया गया कि नोटबंदी इसलिए हुई क्योंकि फेक करेंसी आने वाली थी पाकिस्तान से। मूवी की कहानी को कई सारे रियल लाइफ इंसिडेंट से जोड़ा गया है, तो कहानी में फेक करेंसी की बात हुई तो उसको नोटबंदी से जोड़ दिया गया। मूवी में नोटबंदी को ऑपरेशन ग्रीन लीफ नाम दिया गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो आम जनता है जो मूवी देख रही है, वो इसी बात को सच मान के बैठ गई है कि एग्जैक्टली यही रीजन था नोटबंदी का। मूवी खुद डिस्क्लेमर देती है कि फिक्शनल है, सब काल्पनिक है, पर फिर भी लोग उसे ही सच मान रहे हैं। तो ये मूवी का फॉल्ट नहीं है, देखने वाले की बुद्धि का फॉल्ट है। अब रियलिटी की बात करें तो ये बात सही तो है, पर पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, शायद ये सच हो सकता है कि अगर दुश्मन मुल्क ने फेक करेंसी छाप रखी होगी तो वो पैसे बर्बाद हो गए नोटबंदी के आने की वजह से। जिसके पास भी फेक करेंसी नोट्स रहे होंगे वो उस रात के बाद से पूरी तरह रद्दी बन गए। लेकिन ये भी सच बात है कि देश के अंदर नोटबंदी कामयाब साबित नहीं हुई थी। नेता, अभिनेता या सरकार के जो भी करीबी थे उन सबको पहले से पता पड़ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जिनके पास भी ब्लैक मनी था, सबने जुगाड़ करके व्हाइट करवा लिया था। इंडिया में जुगाड़ चलता है और जुगाड़ हर किसी के पास है। हर किसी के चाचा, मामा, ताऊ या दूर का रिश्तेदार एक ऐसे तबके पे बैठा हुआ है जो उनका काम करवा देता है। तो जुगाड़ लगाकर सबने अपने पैसे ब्लैक से व्हाइट करवा ही लिए। यहाँ तक कि इसके कारण लोगों की मौत भी हुई है। आम जनता को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आरबीआई का डाटा भी ये कहता है कि लगभग सभी 500,000 के नोट्स वापस आ गए थे। तो जो करंट सरकार के चाहने वाले हैं वो जानबूझकर आंखें बंद करके अपने चाहने वालों की गलती को ना मानकर जो फिक्शनल चीज दिखाई गई है उसको सच मान रहे हैं। तो ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि एग्जैक्टली यही रीजन था। अगर कुछ हुआ है तो उसका अच्छा या बुरा इफेक्ट दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही साइड देख रहे हैं आप तो माफ करिएगा, आप भी पक्षपात ही कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक बता दिया था कि नए नोट्स में चिप है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था कि लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए, तो नोटों का चलन ही कम हो गया। अब कई जगह पर ऐसे डायलॉग बोले गए हैं कि बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टीज हैं वो सब आतंकी से पैसा लेकर इलेक्शन जीतती हैं। अगर वाकई में ऐसा होता तो आईबी, रॉ, सीबीआई, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी सब कुछ कब का खत्म हो चुकी होती और कोई युद्ध भी नहीं लड़ा होता हमने दुश्मन देश से जो हमने जीते हैं। ना कोई एजेंट कभी भेजे जाते, ना ये मूवी बनती। अगर वाकई में सब वैसा ही होता जैसा मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी नॉलेज व्हाट्सएप फॉरवर्ड या रील से बढ़ाते हैं तो आपको जानकारी है ही नहीं। मैं भी जो बोल रहा हूँ मुझ पर यकीन मत करिए, इंटरनेट पर खुद से इस टॉपिक पर सर्च करिए और कम से कम 5-6 आर्टिकल पढ़िए इस टॉपिक के बारे में। सच्चाई आप खुद जानिए तो ज्यादा बेहतर नॉलेज बढ़ेगी आपकी। मूवी में ये डायलॉग भी कहा गया है कि यूपी में किसी ईमानदार को नहीं आने देंगे ये लोग। चाय वाले ने सबकी बीप बीप फाड़ रखी है, ऐसे डायलॉग्स हैं। पता नहीं क्यों ऐसा दिखाया गया कि करंट पार्टी में कोई खराबी ही नहीं है, सब अच्छा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, कुछ भी बुरा नहीं है पार्टी में। मुझे समझ नहीं आता कि जनता जो वोट देती है वो ये क्यों नहीं समझ पाई आज तक कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कोई भी उसकी सगी नहीं है। जनता को लगता है कि वो वाली पार्टी खराब है, ये वाली अच्छी है, या ये वाली खराब है, वो वाली अच्छी है। पर असलियत तो ये है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ मौज मारते हैं और आम जनता एक दूसरे से लड़ती रहती है उनको लेकर। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, अपनी आंखों से देखा है तभी बता रहा हूँ। मीडिया पर्सन हूँ तो देखा है मैंने कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता कैमरा के सामने चीखते चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर गरियाते हैं और डिबेट खत्म हो जाने के बाद साथ में मिलकर नाश्ता पानी करते हैं। कल तक जो पार्टी ए में था वो बुरा लग रहा था, लेकिन वही बुरा जब पार्टी बी में आ गया तो सबसे अच्छा लगने लगा। मुझे दुख इस बात का है कि जनता ये समझ नहीं पाती कि हम नेता के नौकर नहीं हैं, नेता हमारे नौकर हैं। हमारे वोट के बलबूते नेता बने हैं वो। किसी के भी फैन बनो लेकिन अपनी बुद्धि को ना खो बैठो उसके पीछे कि आपको पता ही न चले कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और जब मूवी में कुछ दिखाया जो कि पूरी तरह फिक्शनल है पर जनता समझ रही है कि यही हुआ था, तो पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत ही नहीं कुछ करने की, क्योंकि वो समझ जाती है कि जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। एक बात ये भी नोटिस करी कि जब तक मूवी में 2014 नहीं आया तब तक अजय सान्याल क्रिटिसाइज करते रहे कि सरकार उसकी सुनती नहीं, जो सरकार में भ्रष्ट लोग हैं। ये भी डायलॉग मारा कि आगे चलकर कोई ऐसा आएगा जो सब कुछ संभाल लेगा। फिर जब 2014 के बाद उरी हमला हुआ तो कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, तब चू तक नहीं निकली कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। जिस तरह का रिएक्शन था हमजा का 26/11 हमले
हमले के टाइम जब टीवी में न्यूज देखी कि उरी हमला हुआ है तब कोई रिएक्शन नहीं आया। रजा सर का तब एक भी डायलॉग भी नहीं है कि कैसे घुसाए आतंकी उनकी फेवरेट सरकार में। तो इन सभी सीन से समझ आता है कि फिल्म मेकर का एक तरफ झुकाव ज्यादा है, तभी उन्हें सिर्फ अच्छा ही दिख रहा था। तो जब फिल्म मेकर एक तरफ झुकाव किए हुए है तो फिर उसको थोड़ा सा बराबर करने की जिम्मेदारी तो बनती है ना। मूवी में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि 2014 के बाद से सब अच्छा हो गया। देखो, सरकार बदली इसलिए गई थी क्योंकि हमें विश्वास दिलाया गया था कि सब कुछ बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। क्या फेक करेंसी मार्केट में आना बंद हुई? नहीं। डाटा आपके सामने है, देख लीजिए। क्या आतंकी हमले बंद हुए? नहीं। एक हमले में तो धर्म पूछ के मारा गया और एक हमला तो दिल्ली में ही हुआ है। लाल किला जहाँ है वहाँ पे नोटबंदी से आतंकियों की कमर टूट गई थी, ऐसा मानते हैं आप लोग ना। तो कैसे होते आ रहे हैं इतने सारे आतंकी हमले हमारे देश में? वो भी ऐसा नहीं कि एक दो ही हुए हैं। सर्च करने बैठोगे तो देखने मिलेगा कि हर साल आतंकी हमले हो रहे हैं। क्या महंगाई कम हुई? नहीं। क्या रुपया मजबूत हुआ? नहीं। क्या रोजगार बढ़ा? नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव हुआ? नहीं। सरकारी व्यवस्थाएं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल अच्छे हुए? नहीं। पर्यावरण को कैसे साफ किया जाए, क्या उसके लिए किया जाए, क्या सोचा जा रहा है? नहीं। तो जो कांग्रेस के शासन में हो रहा था वही अब भी हो रहा है। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी है? सब तो वही है जो पहले था, अब भी वही है सब कुछ। बात तब होती जब वाकई में इन सभी चीजों पर बदलाव देखने मिलता, पर यह सब कुछ वही का वही है। जब मौजूदा सरकार पावर में आई थी तब सेम फीलिंग आई थी जैसा मूवी में दिखाया गया है, पर वो एक्साइटमेंट, वो जोश अब हर किसी में देखने नहीं मिलता। ग्राउंड रियलिटी क्या है उससे अब सब धीरे धीरे वाकिफ हो रहे हैं। मुझे शिकायत जनता से है कि वो मौजूदा सरकार के ऊपर प्रेशर ही नहीं बना रही कि इन सब चीजों पर ध्यान दे, काम करे। आपने जो सरकार चुनी है उससे काम भी तो करवाइए। किसी भी नेता के हार्डकोर फैन ना बने, बल्कि सच्चे नागरिक बने और देश में क्या बेहतर होना चाहिए उसके बारे में सोचें और नेता को अपना नौकर, अपना एम्प्लॉय समझकर उससे काम करवाइए। ऐसे काम जिससे देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े, ना कि देश 200 साल पीछे चला जाए। पर आपने तो नेताओं को भगवान का दर्जा दे दिया है, तो क्या ही बोल सकते हैं अब। अतीक अहमद के बारे में जो दिखाया गया वो सच ही था। बस ये भी जरा दिखा देते कि पार्लियामेंट में अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई थी, जिसमें मौजूदा सरकार के सदस्य भी खड़े हुए थे। अब बोलोगे कि फॉर्मेलिटी के लिए किया था वो सब, तो अरे जब पता है कि उसके आतंकी से कनेक्शन थे तो उसके लिए इतना भी क्यों करना है भाई? इसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों अपोज नहीं किया? क्यों खड़े हो गए वहाँ पे? इसलिए इस मूवी को पूरी तरह रियलिटी ना मानकर, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर उसके इर्द गिर्द एक फिक्शनल स्टोरी बताने वाली मूवी माना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मौजूदा सरकार की जगह किसी और सरकार का भी गुणगान किया जाता तो वो भी प्रोपेगेंडा ही कहलाता। और अब तक जो स्पाई मूवीज बनी हैं उसमें भी लगभग प्रोपेगेंडा ही रहता था। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को अच्छा बच्चा दिखाने का, जो कि असल में वो है नहीं। बस यही एक चीज है मुझे सही नहीं लगी, बाकी मूवी में कहीं और कोई भी कमी नहीं है, सब सही ही है। मूवी में जब बताया जा रहा होता है कि जसकीरत की फैमिली के साथ क्या हुआ तो गलत करने वाला एक नेता ही था, तो वहाँ कोई इफ बट नहीं किया गया, जो था वही बताया। जब यलीना को पता चली हमजा की रियलिटी तो वहाँ भी ये बताया गया कि दुश्मनी आतंकियों से है, आम जनता से नहीं है। आतंकी इंडिया के लिए जितने बुरे हैं उससे ज्यादा बुरे पाकिस्तान के लिए हैं जो उनको पाल रहा है। पाकिस्तान की ही इमेज खराब हो रखी है इस वजह से। तो भले वहाँ की आम जनता कितनी ही अच्छी हो, पर वहाँ मौजूद आतंकी संगठन की वजह से उनकी इमेज खराब ही रहेगी हर जगह। मूवी में क्लाइमैक्स के बाद क्लाइमैक्स जब आते हैं तो सभी क्लाइमैक्स ने अच्छा काम किया, मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं लगे। इंटरवल में हमजा का उसके दोस्त से मिलना, फिर उसका उसी के हाथों मारा जाना, फिर मजबूरन आलम को मारना, फिर यलीना को सब कुछ पता चलना, फिर हमजा का शिरानी से हाथ मिलाकर एसपी असलम और इकबाल का खात्मा करना, फिर अजय सर ने अपना दांव खेला और जनरल की हवा टाइट की। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट इस मूवी का जब रिवील हुआ कि जमील जमाली भी एजेंट है, वो भी 45 सालों से, तो वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लास्ट में हमें ये भी फील कराया गया कि कितना मुश्किल काम है अपने देश के लिए बलिदान देना। खुद की फीलिंग्स एकदम मार देनी पड़ती है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो कल आपके साथ नहीं होगा, ये सोचकर चलना पड़ता है। कोई भी इंसान जो आर्मी में है या इस तरह से एजेंट का काम करता है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देता है इस देश के लिए। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो जमील के किरदार के लिए था। 45 साल से वो वहाँ रह रहा है, एक एजेंट को अपने देश वापस जाते देख रहा है, जो कि उसका दामाद भी है, पर वो अभी नहीं जा सकता और ना उसे रोक सकता है। उसे जाने देना है और खुद को वहीं रहना है। उसकी बेटी भी अब अपने पति के बिना रहेगी, ये बात जानते हुए भी उसे नहीं रोक सकता। भले ट्विस्ट तगड़ा था, पर बाद में सोचा तो जमील के लिए बुरा फील हुआ और सेम रिजवान के लिए भी हुआ। अब एक्टिंग की बात की जाए तो मूवी में मौजूद सभी का काम लाजवाब है। सबने अपने किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया है। तो अगर आपके पास कोई काउंटर है या फिर आप कुछ लॉजिक से बताना चाहते हैं, कोई सोर्स है आपके पास कि हाँ ये बात आपकी सही है, ये बिल्कुल एकदम तथ्य है, तब आप बताइए। अब एक ही वर्ड, 2-4 वर्ड सीख लिए हैं और फिर उन्हीं को बस एक ही जगह छापते रहना, हर कमेंट में हर जगह एक ही चीज़ बोल देना, मतलब हो गया यार। अब मतलब कुछ बोलो, मतलब अगर मैंने किसी चीज़ को कुछ बोला है, मैंने कुछ बात बोली है, तो आप भी कुछ बात बोलो।
बातों से एक दूसरे को समझेंगे ना। अब ये थोड़ी कि इसको ये बोल दिया उसको वो बोल दिया और हो गया। झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम दोनों इंसान ही हैं, हम सब इंसान ही हैं। तो इंसान एक दूसरे को समझेगा जानेगा तभी तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर लड़ते झगड़ते तो रहेंगे ही, फिर क्या ही कर सकते हैं। तो बस अब वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। हाँ यार, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर दीजिए या फिर नॉट इंटरेस्टेड में डाल दीजिए उसको, तो आपको फिर मेरा वीडियो रिकमेंड ही नहीं होगा। कितने सारे तो ऑप्शन है इग्नोर करने के लिए, तो फिर क्यों इतना अपने आप को दिमाग खपाना, क्यों सरदर्दी लेना कि हाँ इसने ऐसा बोल दिया उसने वैसा बोल दिया। चिल करो यार, एकदम चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। सरकारें सब एक सी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। सत्ता का चरित्र एक सा ही होता है। ये बात अलग है कि हम चरित्र बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितने सफल होंगे, मगर नहीं होंगे तो हंसने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी बात है।